डियर स्टूडेंट, यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस में हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, नंबरों का ऐसा पेयर जिसके ऑर्डर को मेंटेन रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हैं। अब इन दोनों रियल नंबर के ऑर्डर पेयर को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये ए और बी का ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अब इस ऑर्डर पेयर में ये जो हमारे पास ए है इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एलिमेंट। इसे फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं हम, या हम इसे फर्स्ट कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें ये जो ए है इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट, और ये जो बी है इसे हम कहेंगे सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट। तो ये हमारे पास क्या है? दो रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें ये जो ए है इसको हम फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट कहेंगे, बी को सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट कहेंगे। अब देखो, दो ऑर्डर पेयर है हमारे पास, ए कोमा बी, इसी तरह से सी कोमा डी, ये दो ऑर्डर पेयर हैं। और मैं कहता हूँ कि ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों ऑर्डर पेयर के इक्वल होंगे, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट की इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट की इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास -1, 2 एक ऑर्डर पेयर है और मैं कहता हूँ कि ये -1, 2 ये ऑर्डर पेयर किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा -1, 2 के। देखो, दोनों ऑर्डर पेयर के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट या कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। यानी फर्स्ट कंपोनेंट की इक्वल है, सेकंड कंपोनेंट की इक्वल है, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इस ऑर्डर पेयर को मैं इसी तरह से लिखता हूँ 1, 2। इसी तरह से इस ऑर्डर पेयर में मैं एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ। -1, 2 की जगह 2, -1 लिख देता हूँ। तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं है। यानी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल नहीं है, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होते हैं जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो, तभी हम कह सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखो, अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसे हमारे पास x -3, 2 एंड 3, y, ये दो ऑर्डर पेयर हैं और ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है कि वो क्या है? इक्वल हैं। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x एंड y। अब देखो, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हमें गिवन है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होते हैं जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हों। यानी कि x -3 इक्वल होगा 3 के और 2 इक्वल होगा y के, या हम यूँ भी लिख सकते हैं कि y इक्वल होगा 2 के। तो y की वैल्यू तो हमें 2 मिल गई। x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 3 + 3 होगा, यानी x इक्वल होगा 6 के। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की जगह अगर हम 6 रखते हैं तो 6 - 3 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। इसी तरह से y की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 इक्वल है 2 के, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे
दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। इसे क्या पढ़ा जाता है? ए क्रॉस बी। इसे ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है हमारे पास? ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी हमारे पास ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा, यानी ये जो ए है ये सेट ए को बिलोंग करेगा, एंड ये जो दूसरा एलिमेंट है ये सेट बी को बिलोंग करेगा, यानी बी सेट बी को बिलोंग करेगा। तो ए से तमाम ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा वो ए क्रॉस बी कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विथ ए देखते हैं तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, यानी ये जो बी है ये सेट बी को बिलोंग करेगा, एंड ये जो दूसरा एलिमेंट है ये सेट ए को बिलोंग करेगा, यानी ये जो ए है ये सेट ए को बिलोंग करेगा। तो ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? बी क्रॉस ए कहेंगे। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। देखो, अगर हमारे पास ये सेट P है और सेट P के एलिमेंट है हमारे पास 1, 3, 5, इसी तरह से ये हमारे पास सेट Q है और सेट Q के एलिमेंट है हमारे पास 2 और 4। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट P विथ Q करता हूँ तो इस तरह से लिखूँगा P क्रॉस Q। अब P क्रॉस Q मेरे पास ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर का सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट सेट P को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट Q को बिलोंग करेगा। तो P क्रॉस Q करना है तो 1 का पेयर 2 के साथ और 4 के साथ, इसी तरह से 3 का पेयर 2 के साथ 4 के साथ, 5 का पेयर 2 के साथ और 4 के साथ बनेगा, यानी कि 1 2, इसी तरह से 1 4, 3 2 3 4, 3 2 3 4, इसी तरह से 5 2 5 4, 5 2 5 4। तो P क्रॉस Q ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसका पहला एलिमेंट सेट P को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट Q को बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर मैं Q क्रॉस P करता हूँ तो Q क्रॉस P ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट सेट Q को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट P को बिलोंग करेगा। तो अब मैं इस तरह से पेयर बनाता हूँ, यानी 2 का 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, 3 के साथ एंड 5 के साथ, यानी कि 2 1 2 3 2 5, इसी तरह से 4 1 4 3 एंड 4 5। तो Q क्रॉस P ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसका पहला एलिमेंट सेट Q को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट P को बिलोंग कर रहा है। तो उम्मीद है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं P क्रॉस Q ये सेट, इसी तरह से Q क्रॉस P इस सेट को। तो दोनों सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल नहीं हैं। देखो 1, 2, 2, 1 के इक्वल नहीं होता क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो लिहाजा इन जनरल अगर हमारे पास A एंड B आर 2 सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो फिर देन इन जनरल यानी आम तौर पर इन जनरल A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। देखो अगर हमारे पास A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं,
अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो इन जनरल A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास सेट P है और सेट Q है। सेट P में एलिमेंट की तादाद कितनी है? 3 है। इसी तरह से सेट Q में एलिमेंट की तादाद कितनी है? 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। तो P क्रॉस Q करते हैं तो जो सेट आएगा उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे? 6 होंगे। इसी तरह से Q क्रॉस P करते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे? 6 होंगे। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। इस बात को समझते हैं इस तरह से। देखो अगर हमारे पास A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अगर m के इक्वल है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल है n के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल होगा m इंटू n के। ठीक है, इस बात को समझते हैं और आसानी से। देखो सेट P में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 3 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P इक्वल है 3 के। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q इक्वल है 2 के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 2 के, यानी 6 के इक्वल होगा। हम देख सकते हैं कि P क्रॉस Q में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q क्रॉस P इक्वल होगा 2 इंटू 3 के, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6। तो Q क्रॉस P में भी हम एलिमेंट्स की तादाद देख सकते हैं 6 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सेट है सेट C और सेट C में एलिमेंट्स की तादाद है 10 और सेट D है और सेट D में एलिमेंट की तादाद है 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C क्रॉस D या D क्रॉस C में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी? 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, यानी कि C क्रॉस D में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? 50 बनेंगे। या अगर हम इसको D क्रॉस C करते हैं तो 5 इंटू 10 करेंगे तो तब भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन D क्रॉस C में कितने होंगे? 50 होंगे। तो उम्मीद है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स आपको समझ में आए होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे बाइनरी रिलेशन। तो देखो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसको हम आसानी से समझते हैं इस तरह से। ये हमारे पास सेट P है -1 0 1, इसी तरह से ये हमारे पास सेट Q है, सेट Q के एलिमेंट है 1 3। अब देखो अगर मैं P क्रॉस Q करता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा सेट आएगा जो ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होगा, यानी कि -1 1 -1 3 0 1 0 3 1 1 1 3। तो ये जो हमारे पास सेट है ये क्या है? P क्रॉस Q है। अब इस सेट में से मैं एक सेट बना लेता हूँ। जो सेट मैं बनाऊंगा किस में से बनाऊंगा? इस सेट में से। तो इस सेट में से मैं एक सेट बना लेता हूँ -1 1 -1 3 0 1। इसी तरह से मैं एक और सेट बना लेता हूँ -1 3 0 1 1 1 1 3। इसी तरह से मैं एक और सेट बना लेता हूँ -1 1 0 3 1 1 1 3। तो देखो ये तीनों सेट मैंने कहाँ से बनाए? P क्रॉस Q में से बनाए। तो ये तीनों सेट कहाँ से आए? P क्रॉस Q से आए। लिहाजा ये तीनों सेट क्या हैं? सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? P क्रॉस Q के सबसेट हैं। बस इन्हीं सबसेट्स को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। इसे मैं रिलेशन 1 कहूँगा, इसे मैं रिलेशन 2 कहूँगा, इसे मैं रिलेशन 3 कहूँगा। तो ये जो रिलेशन 1 है ये फ्रॉम P टू Q है। रिलेशन 2 रिलेशन 3 ये किस तरह के रिलेशन है? ये रिलेशन फ्रॉम P टू Q है, क्योंकि
ये जो सारे सबसेट हैं ये किसके सबसेट हैं? P क्रॉस Q के हैं। तो लिहाजा ये जो रिलेशन होंगे ये फ्रॉम P टू Q होंगे। अब देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमें पता है कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं। तो देखो P क्रॉस Q ये जो हमारे पास सेट है इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं? 6 हैं। यानी कि हर ऑर्डर पेयर को हम इस सेट का क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में? 6 हैं। यानी n जो है वो 6 के इक्वल है। अब n की जगह अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 2 पावर 6 इक्वल होगा 64 के। लिहाजा इस P क्रॉस Q में से हम 64 सबसेट बना सकते हैं और वो 64 के 64 सबसेट क्या कहलाएंगे? रिलेशन कहलाएंगे फ्रॉम P टू Q। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको जनरलाइज करके समझते हैं। देखो अगर हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं देन एनी रिलेशन देखो कितने सबसेट बन सकते हैं इस सेट के? 64 सबसेट बन सकते हैं। तो कोई भी रिलेशन ले लें, कोई भी हम सबसेट ले लें तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं देन एनी रिलेशन जिसको हम R से डिनोट करते हैं फ्रॉम A टू B क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। किसका? A क्रॉस B का। यानी रिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? A क्रॉस B का। अब ये जो रिलेशन है ये A क्रॉस B का सबसेट है तो इस रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्या कहेंगे? रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन सबसेट होगा B क्रॉस A का तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिलेशन फ्रॉम B टू A। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन समझ में आया होगा। देखो अगर हमारे पास P और Q दो सेट्स हैं, अगर हम P क्रॉस Q करते हैं तो हमारे पास ये सेट आता है। अब इस सेट का जो भी सबसेट होगा इस सेट का यानी P क्रॉस Q का जो भी सबसेट होगा वो सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम P टू Q। अगर हम Q क्रॉस P करते हैं तो Q क्रॉस P का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम Q टू P। अगर हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और हम A क्रॉस B करते हैं तो A क्रॉस B का जो भी सबसेट होगा, A क्रॉस B का जो भी सबसेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे फ्रॉम A टू B। और अगर हम B क्रॉस A करते हैं तो B क्रॉस A का जो भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम B टू A। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन को समझेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखो ये हमारे पास सेट A है और सेट A के एलिमेंट है 1, 3, 5। इसी तरह से ये हमारे पास सेट B है और सेट B के एलिमेंट है 2 and 4। अब देखो अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल एक सेट आएगा इस तरह से 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4। इसी तरह से 5, 2 and 5, 4। अब देखो ये हमारे पास क्या है? A क्रॉस B है। अब इस सेट में से हम एक सेट इस तरह से बनाते हैं 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4। ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट है ये कहाँ से लिया हमने? A क्रॉस B में से लिया। लिहाजा ये जो सेट है ये A क्रॉस B का सबसेट होगा। ठीक है। और इसी सबसेट को हम क्या कहते हैं? रिलेशन, जिसको हम भी अभी हमने पढ़ा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास सबसेट है ये क्या है? रिलेशन है फ्रॉम A टू B। अब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा इसको हम समझते हैं। देखो डोमेन ऑफ रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। पूरा डोमेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ DOM और ये कैपिटल R लिख दो इस तरह से।
तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा, एक सेट होगा। किस तरह के एलिमेंट्स का सेट होगा, तो देखो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लेकर जो सेट बनेगा उसको डोमेन ऑफ रिलेशन कहेंगे। जैसे 1 3 3 5, 1 3 3 5, तो 3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास सेट है ये क्या है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो 3 को हमने एक दफ़ा लिखा क्योंकि हमें पता है कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो देखो सेट की डेफिनेशन ये होती है कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, यानी हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो लिहाजा ये जो हमारे पास एलिमेंट का सेट है ये क्या है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन है। इसी तरह से रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन का रेंज क्या होगा, ये भी एक सेट होगा। किस तरह के एलिमेंट्स का सेट होगा, तो देखो इस रिलेशन में हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट लेकर जो सेट बनेगा उसको हम रेंज ऑफ रिलेशन कहेंगे। जैसे 2 2 4 4, तो 2 को रिपीट हो रहा है एक दफ़ा लिखेंगे, 4 रिपीट हो रहा है एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो सेट है ये क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन है। और ये जो हमारे पास सेट है ये क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन है। तो उम्मीद है कि आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन समझ में आया होगा।